हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस वो मैं करवाने जा रहा हूं। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, कितना आप लोगों को मार्क बनता है ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से चेक कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी, तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, चालू वर्ष या आधार वर्ष। क्या हो जाएगा, चालू वर्ष या आधार वर्ष। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, आधार वर्ष से तुलना की जाएगी। किससे तुलना की जाएगी, आधार वर्ष से तुलना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या आता है, यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, तो उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी। तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी, इसका आंसर हो जाएगा आपको धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेड बराबर जो है अप्रत्यक्ष कर होगा, यानी जेड बराबर क्या होगा, तो अप्रत्यक्ष कर होगा जेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है। सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा उत्पाद उपदान का उदाहरण है, यानी कि सब्सिडी का उदाहरण है, सब्सिडी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा विधिग्राह्य मुद्रा का। क्या हो जाएगा, विधिग्राह्य मुद्रा का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मूल्य वृद्धि कहता है, मूल्य वृद्धि से लेन देन सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा। तो मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा, तो ये बढ़ेगी। क्या होगा, मुद्रा की मांग में बढ़ेगी, परिवर्तन यही होगा कि वो बढ़ेगी। 7 के बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सा सही घटक है। M1 का कौन सा सही घटक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ए और बी दोनों होगा, यानी ये भी होगा ये भी है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है अब आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। इसका आंसर आवधि जमा खाता है। क्या हो जाएगा, आवधि जमा खाता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि करेंसी CU हो और जमा DD हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा CU/DD। क्या हो जाएगा, CU/DD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको, प्राद्योगिक क्या कहता है, प्राद्योगिक प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी। किधर हो जाएगा, दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सीमांत लागत वक्र और वक्र औसत परिवर्तित लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गिरते हुए खंड में। क्या हो जाएगा, गिरते हुए खंड में। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर सी। 13 का देखिएगा। 13 का आंसर, 13 का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। तो ये होता है कुल स्थिर लागत वक्र। क्या होता है, कुल स्थिर लागत वक्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपको, Q इकाई उत्पाद
उत्पादन पर कुल लागत माइनस Q माइनस 1 इकाई उत्पादन पर कुल लागत, इस बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीमांत लागत। क्या हो जाएगा? सीमांत लागत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सीमांत लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं? तो दोनों किस आकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ये उल्टे यू के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? यू के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों। एक मिनट, सब क्वेश्चन इधर उधर उलट पुलट गया है। एक मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 यदि सभी आगतों में, क्या कहता है, और थोड़ा मैं बड़ा कर लूं, जूम कर लूं इसको, तो ये क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यदि सभी आगतों में टी माइनस टी, आपको ये पता है ये क्या होता है? ग्रेटर और स्मॉलर होता है। तो आप लोगों को पता है ये क्या है? टी इसमें बोल रहा है बड़ा है एक से, तो गुनी यदि वृद्धि होती है जिसमें उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बढ़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। क्या कहते हैं? वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कॉब कॉब डगलस उत्पादन फलन Q इक्वल टू x1 अल्फा इंटू x2 बीटा में यदि अल्फा प्लस बीटा जो एक से छोटा है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाएगा आपको वर्धमान पैमाने की प्रतिफल। क्या दर्शाएगा? वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत बराबर क्या होता है? तो इसका होता है स्थिर लागत। क्या होता है? स्थिर लागत होता है। क्या होता है? स्थिर लागत होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 किधर आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 18 19 पे चलते हैं हम लोग। 19 देखिएगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है समकोण यदि कुल लागत बराबर, ये जो कोण है Q बराबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा औसत लागत। क्या हो जाएगा? औसत लागत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर औसत लागत। क्वेश्चन नंबर 20 अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल को क्या होती है? ये अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको भी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का, वस्तुओं का भी और सेवाओं का भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आता है 22 के बाद 23 नंबर। 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 चलिए
चलिए हम लोग एक तरफ से करते जाते हैं, जो आ रहा है उसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, जैसा जैसा क्वेश्चन जहां से आ रहा है। 22 तक हम लोग कर लिए थे, इधर 6 7 किया हुआ है। 27 पे देखते हैं, फिर आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा सारा, तो हम लोग वो कर लेंगे। 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उद्यमी को। क्या कहते हैं? उद्यमी को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट होती नहीं होती क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 29 का, वो कहलाती है टिकाऊ वस्तु। क्या कहते हैं? टिकाऊ वस्तु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार की जाती है? दोहरी गणना में तो किसकी की जाती है? तो वो मध्यवर्ती वस्तु की गणना जो है 2 बार की जाती है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31 कहता है सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है? तो वो क्या करती है? सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान करती है। क्या करती है? सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। 44 आ रहा है, हम लोग 44 पे ही जाएंगे। तो आप लोग सब मिला लीजिएगा, वैसे 100 का 100 क्वेश्चन होगा आपका। तो ये नंबर इधर उधर हो गया है, तो हमें जहां से जो हो रहा है वो करवाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, किस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 44 का आंसर हो जाएगा जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देखिए, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 45, तो ये हो जाएगा आपको निम्नतम निर्धारित कीमत का। क्वेश्चन नंबर 46, फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा जब फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर रही हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ये सब अर्थव्यवस्था की पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 53, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर हो जाएगा आपको मूल्यह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है? पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है? इसका आंसर होगा उद्यमी करता है। कौन करता है? उद्यमी करता है। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा? क्या कहता है, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है? तो किससे आती है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा आय से आती है। कोई वस्तु कब खरीदेगा? जब उसके पास आय होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, संतुलित बजट गुणक का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहलाता है, निम्न में से किसके अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऋण से, ऋण लेने से क्या होगा? अगली पीढ़ी पर भी बोझ पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, परिसंपत्ति जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंधपत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है? तो इसका 37 का आंसर हो जाएगा आपको, वो होता है पूंजी खाता। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, विनिमय दर में मूल्यह्रास से क्या घटेगा? क्वेश्चन नंबर 38 का क्या घटेगा? निर्यात घटेगा। क्या घटेगा? निर्यात घटेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, यहीं पे लिखा हुआ खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा? खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा? वो होगा y बराबर c प्लस आई। क्या हो जाएगा? y बराबर c प्लस आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, निम्नतम निर्धारित कीमत की नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? तो ये अधिमांग की समस्या उत्पन्न करती है। किसकी करती है? अधिमांग की। क्वेश्चन नंबर
क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार्य करता हो क्या कहलाता है? तो वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है। क्या होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्या कहता है? दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेष स्थिति है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अल्पाधिकार। क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा 50 का इसका आंसर हो जाएगा आपको असजातीय वस्तु के कारण। क्या होता है? असजातीय वस्तु के कारण। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय को। किसको किया जा सकता है? आय को। 51 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में कौन बड़ा है खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक है? इसका आंसर हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था का गुणक है। तो कौन बड़ा ज्यादा है? खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं संतुलन। क्या होता है? संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। 42 में देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कहता है आंसर? बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? इसका आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। क्या हो जाएगा? अल्पाधिकार। बिस्कुट का बाजार अल्पाधिकार है। 43 में देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य का मान डी की अपेक्षा पूर्ति यानी एस क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा डी जो है वो एस से छोटा होगा यानी एस बड़ा होगा डी से। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? पूंजीगत प्राप्तियां की सबसे मुख्य मद क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां की सबसे मुख्य मद क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से आय। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है राजकोषीय नीति मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सरकारी व्यय गुणक क्या है? तो सरकारी व्यय गुणक हो जाएगा आपको ये क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन? डेल्टा बटे डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी इक्वल टू 1/1 माइनस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 60 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 पे क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है? तो मौद्रिक सकल उत्पाद की गणना जो है आधार वर्ष कीमतों पर की जाती है। आधार वर्ष कीमतों पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पाद जो है वो में क्या परिवर्तन होगा? तो वो होगा वृद्धि में परिवर्तन यानी वृद्धि होती है। उसमें क्या होगा? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? दो आगतों में संयोग का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है 62 का? इसका वो कहलाएगा समलागत रेखा। क्या कहलाएगा? समलागत रेखा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तन किया जा सकता है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। श्रम, मशीन और कच्चा माल सबको परिवर्तित किया जा सकता है दीर्घकाल में। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए कहता है निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फल। क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। फिर क्या था 75 में y बराबर सी रैकरिंग प्लस आई रैकरिंग प्लस जी प्लस सी इंटू वाई माइनस आई रैकरिंग में कौन कौन स्वायत्त परक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी फल हो जाएगा।
तो इसका क्या कहता है, y बराबर सी रेकरिंग प्लस आई रेकरिंग प्लस जी प्लस सी इंटू वाई माइनस आई रेकरिंग में कौन स्वायत्त पद है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 76 का उपभोग उपभोग फलन बराबर सी रेकरिंग प्लस सी वाई में सी का क्या मान होता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपको सी, एक से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणांक का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी, असीम हो जाएगा, यानी इनफिनिट हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है आपको, बजट रेखा के समीकरण P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m में P1 और P2 क्या है। तो P1 और P2 क्या है, वस्तु वस्तु एक एवं वस्तु दो के मूल्य क्या है, P1 क्या है, वस्तु एक एवं वस्तु दो के मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 91, कई अधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपको अधिमान मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 92, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा आपको ए, अनाधिमान वक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनाधिमान वक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, अनाधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 93 का आंसर हो जाएगा आपको हाशमान हो जाता है, क्या होता है, हाशमान। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अधिमान वक्र को क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा आपको दो बार काटती है, क्या करती है, दो बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 95, मांग वक्र की ढाल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 95 में मांग वक्र की ढाल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वाधर हो जाती है, क्या होती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी। सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी, क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 97, बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों की मांग वक्र का क्या होता है। बाजार का जो आय बाजार मांग का जो वक्र है अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको योग होता है, क्या होता है, योग होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या आता है, निम्न में से निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई। तो निम्न में किसे दी गई है, यह हो जाएगा आर्थिक लागत, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आर्थिक लागत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है, तो बाजार तंत्र करता है, कौन करता है, तो बाजार तंत्र करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, बाजार शब्द का आशय किससे है। क्वेश्चन नंबर 86, बाजार शब्द का आशय क्या होगा, माध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 का आता है, प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 इसका आंसर हो जाएगा आपको एडी बराबर ए एस, क्या दिखा दर्शाता है, एडी बराबर ए एस। क्वेश्चन नंबर 79, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 इसका आंसर हो जाएगा घटेगी, बचत की मात्रा में मात्रा जो है वो घटेगी, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा स्टॉक चर, क्या कहलाती है, स्टॉक चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, निम्न में से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि जलपान गृह भी, कोचिंग भी और
बीमा, ये सब हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में कौन व्यक्ति निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा आपको डी, बुनकर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुनकर, डी, जिनको हम लोग व्यापार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है, शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा वो गिरावट आती है। क्या होता है? शुरुआत में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन समीकरण सही है? कौन सा समीकरण सही है? क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर हो जाएगा कुल परिवर्तन लागत बराबर औसत परिवर्तन गुना औसत परिवर्तित लागत गुना मात्रा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? निम्न में कौन वक्र किस वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? सीमांत लागत वक्र स्थिर लागत वक्र को काटता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सरल अर्थव्यवस्था के आय के वर्तुल प्रभाव में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है? 56 का आंसर हो जाएगा आपको परिवार क्षेत्रक। क्या हो जाएगा? परिवार क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, उपभोग व्यय। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बी उपभोग व्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? इसका आंसर हो जाएगा कच्चा माल और मध्यवर्ती दोनों, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 58 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59, सकल मूल्य वर्धित माइनस ए इक्वल टू निवल मूल्य वर्धित, यहाँ ए क्या है? यहाँ ए क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, 59 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ ए जो है मूल्य ह्रास है। क्या है? मूल्य ह्रास है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? फर्म की कुल संपत्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर हो जाएगा आपको अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि रिजर्व बैंक के को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी है तो क्या करेगी? तो वह क्या करेगी 72 में? वह जो है वो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? उपभोग फलन सी बराबर सी रैकलिंग प्लस सी वाई में सी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा क्या बोलते हैं? डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य बिंदु पर काटती है। क्या हो जाता है? मध्य बिंदु पर काटती है। क्वेश्चन नंबर 65, परिवर्तित अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा आपको सीमांत और औसत उत्पादों के अनुपात में, औसतों के उत्पाद के अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। क्या क्या जाता है? परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि किया जाए जिससे उत्पादनों में टी गुना वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर उसे क्या कहेंगे? वर्धमान अनुमापी प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्धमान अनुमापी प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद हो गया आपको 87 पे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 87 पे। 87 क्या कहता है? देखिए, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 87 का आंसर हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 88, वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा वो वैश्विक अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? वैश्विक अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 89, किस अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में। क्या हो जाएगा? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, यानी बी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 पे, क्वेश्चन नंबर 98, यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर हो तो मांग की लोच, आप इसको हम लोग बोलते हैं मोड, ईडी, क्या होगी? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपको सी। आपको इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 99, एक रेखीय मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहां मांग की लोच का मान क्या होता है? इसका भी आंसर आपको हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 का भी आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 100, मांग वक्र का समीकरण P इंटू क्यू इक्वल टू ई, जहाँ P मूल्य, Q मात्रा और E स्थिर है, इस मांग वक्र का क्या आकार होगा? क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, इसका जो है आकार सीधा होगा, सीधा रेखा होगा। चलिए, आप लोगों का पूरा टोटल 100 मैंने करवा दिया। आप लोग टोटल मैंने 100 आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और जरूर से जरूर जो बच्चे आज आपके संपर्क में होंगे उसको शेयर जरूर किया कीजिएगा, ताकि उसको भी इसका आंसर की मिल सके और उसको भी पता चल सके कि उसने कितने बनाए। थैंक यू। आप लोग जरूर शेयर करें।